मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर में सहाचार्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आज अपन LLB थर्ड ईयर में जो निर्वचन इंटरप्रिटेशन का जो पेपर है उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एक मूल दस्तावेज है और इसकी उद्देशिका है, उसमें भी यही बताया हुआ है कि संविधान का अर्थान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि अधिकतम संभावित हित प्राप्त किया जा सके और संसद की संविधान की सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जिससे कि स्वतंत्रता का आशीर्वाद सभी को मिल सके। ऐसा तर्क जिसके आधार पर संविधान की आत्मा के दावे के बारे में बताया गया है कि सदा ही ये आकर्षित करता है। न्यायालय संविधान की आत्मा के संविधान के प्रयुक्त भाषा से ही ढूंढेगा। संविधान की आत्मा को संविधान के प्रयुक्त शब्दों से ही ढूंढेगा। किसी का यह सोचना है कि संविधान की आत्मा यह है, उचित नहीं है। ये संविधान की भाषा और उसकी पुष्टि करती है। संविधान की आत्मा स्पष्ट भाषा पर प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती या नहीं हो सकती हो। शब्दों का अर्थ विधि की आत्मा है। जब कोई मामला न्यायपालिका के पास आता है इंटरप्रिटेशन के संबंध में, जो संविधान के संबंध में, तो न्यायपालिका ये देखती है कि यदि संविधान की भाषा स्पष्ट है और संविधान की भाषा स्पष्ट है तो उसके अनुसार ही न्यायपालिका अपने निर्णय को अग्रसर करती है। लेकिन यदि भाषा में अस्पष्टता हो, संदिग्धता हो, दोहरा अर्थ लग रहा हो तो न्यायालय उसमें निर्वचन करने की ओर अग्रसर होती है। लेकिन सामान्यतः न्यायालय जो एक्सटर्नल एड्स हैं या बाह्य जो स्रोत हैं उनकी सहायता नहीं लेते। सामान्यतः न्यायालय इंटरनल एड्स हैं या आंतरिक सहयोगी हैं, जैसे प्रियम्बल है, प्रियम्बल से सहायता लेते हुए न्यायालय उस समस्या के समाधान की ओर अग्रसर होती है। अब हम बात करते हैं कुरैशी बनाम बिहार राज्य के, और यह AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट और पेज नंबर 731। इसमें गो हत्या और अन्य पशुओं की हत्या के प्रतिबंध करने के लिए राज्य द्वारा पारित अधिनियम नीतियों के चैलेंज किया गया। और वो किस आधार पर किया गया? वो ये कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 13 के सबक्लोज 2 का ये अधिनियम जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो उल्लंघन करते हैं संविधान का। अतः राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती है या कम करती है। राज्य ने भी अपना तर्क दिया और राज्य ने कहा कि आर्टिकल 48 के तहत, जिसके अंतर्गत राज्य बछड़ों तथा अन्य दुधारू जो पशु हैं और वाहक जो पशु हैं उनके वध
को रोकने के संबंध में कदम उठाएगा। तो ये किस में है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, या एक नीति निर्देशक तत्वों का सहारा लेते हुए राज्य ने अपना तर्क प्रस्तुत किया। इन दोनों बंधों का समन्वयपूर्ण निर्वचन करते हुए न्यायालय ने यह निर्णित किया कि यद्यपि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को निश्चित ही लागू करना चाहिए राज्य को, परंतु ऐसा किया जाना चाहिए जिससे कि मूल अधिकार भी समाप्त नहीं हो जाए। और ऐसा ही मामला एक अन्य मामले में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया स्वरूप सिंह वर्सेज पंजाब राज्य, और ये है AIR 1959 सुप्रीम कोर्ट, और पेज हैं 860। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 की धारा 148, सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 की धारा 148B को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह अनुच्छेद 26B जो आर्टिकल है 26B का हनन करती है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म और विषय कार्यों का प्रबंध करने का मूल अधिकार प्राप्त है। यह भी निर्धारित किया गया कि न्यायालय को विधायिका की लोक नीति और राजनीतिक बुद्धिमानी पर प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है। एक अन्य मामले में भी जो कि संविधान के इंटरप्रिटेशन की बात ही कही गई थी, वो आया सुप्रीम कोर्ट के पास में। ये 1960 का मामला है, और के कोचिन बनाम मद्रास और केरल राज्य। इसमें AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट, और पेज हैं 1080। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णित किया कि मूल अधिकारों से संबंधित किसी अनुच्छेद और किसी अन्य अनुच्छेद के बीच यदि कोलेरेबल यह कहें कि आभासी टकराव है, तो दोनों के मध्य ऐसा हार्मोनियस या समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि दोनों को महत्व दिया जाए और उसमें समस्या का समाधान निकाला जाए। लेकिन यदि समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो दोनों के मध्य यदि समन्वय नहीं स्थापित हो पा रहा है, तो न्यायालय ऐसे संबंध में तो केवल तभी यह उपबंध को एक दूसरे के अभिभावी मानना जाना चाहिए। मतलब एक दूसरे से प्रेफरेंस देना कि ये टकराव है, इसमें एक को हम प्रेफरेंस देते हैं या इसको अधिमान देते हैं या इसको अधिक महत्व देते हैं और दूसरे को कम महत्व देते हैं। तो ऐसे में फिर उस समस्या का समाधान न्यायालय द्वारा निकाला जाता है। तो ये जो आपके सामने रखे हैं 2-3 केसेज हैं, उनमें न्यायालय संविधान के निर्वचन के बारे में अपनी राय व्यक्त की